नमस्कार दोस्तों। हैनी भारत में एक बार आप सभी का दोस्तों पुनः स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, हमने हिस्ट्री हैनी भारत पर दोस्तों हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत अभी तक दोस्तों हम कुल 6 पेपरों को हल कर चुके थे। दोस्तों वो पेपर थे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जी के एग्जाम, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए के दोस्तों। और दोस्तों हम दोस्तों संरक्षण अधिकारी के भी पुराने पेपर को कर चुके थे। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों, हम एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पुराने प्रश्न भी कर चुके थे दोस्तों। वहीं दोस्तों हम जनसंपर्क अधिकारी का पुराना पेपर भी कर चुके थे। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न होगा दोस्तों, जो कि क्वेश्चन है कि फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का जो एक पेपर हुआ था दोस्तों 2018 की जो वैकेंसी थी, हिस्ट्री का पेपर था दोस्तों। और बहुत शानदार, इसमें 150 क्वेश्चन है दोस्तों। हम इन क्वेश्चनों को दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 में करेंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों बड़ा है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। और दोस्तों हम इन क्वेश्चनों की आप लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों हम वादे के साथ कहते हैं, आने वाले भविष्य में चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, पटवारी का हो, किसी भी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है पुराने प्रश्न ही अधिकतर एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चनों की दोस्तों थोड़ी बहुत व्याख्या भी प्रस्तुत की है, ताकि आपको पता चल सके कि पुराने क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे हिस्ट्री के पेपर की, जो कि संस्कृत विभाग का था दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी दोस्तों, इसका मेंस वाला पेपर था ये हिस्ट्री का, 2020 को हुआ था। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हैनी भारत को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है पुराने प्रश्न अधिकतर एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आप पहले वाले वीडियो भी जाकर देखिए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम अब इस वाले पेपर में जो हमने पहले वाले वीडियो बनाए उनसे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रसिद्ध रचना ली गई है, उस रचना का लेखक बताना है आपको। कि प्रसिद्ध प्रेम कथा हीर और रांझा, दोस्तों आपने हीर और रांझा का नाम तो सुना ही होगा। उस पर एक पुस्तक लिखी थी एक दोस्तों एक कवि ने, उसका नाम बताना है कि उस रचना का लेखक कौन है। तो दोस्तों प्रसिद्ध प्रेम कथा हीर रांझा नामक किताब का लेखक कौन है, पुस्तक का लेखक कौन है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों वारिस शाह। दोस्तों अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इतनी शानदार रचना कहाँ से उठाई गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की जो किताब है दोस्तों, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है कि हीर और जो रांझा है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा हीर रांझा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, वारिस शाह। दोस्तों हम अगर हीर और रांझा की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। कौन दोस्तों, हीर और रांझा। दोस्तों हीर यहाँ पर एक लड़के का नाम है और रांझा है दोस्तों एक पुरुष का नाम है। तो जो यहाँ पे जो हीर थी दोस्तों, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की झांग की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों, झांग की, जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है। वहीं दोस्तों हम राजा की बात करें तो ये वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तख्त हजारा गांव का रहने वाला था दोस्तों रांझा। तख्त हजारा गांव का रहने वाला था रांझा। और इन दोनों की जो प्रेम कहानी है उस पर एक पुस्तक लिखी दोस्तों वारिस शाह ने। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, और आने वाले समय में भी क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा एक क्वेश्चन हुए दोस्तों वर्तमान यानी आधुनिक भारत से लिया गया था क्वेश्चन। कि मध्यकाल में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने व्यापारिक संबंध बनाए थे दोस्तों भारत से। यानी कि ऐसी कौन सी दोस्तों एक यूरोपीय शक्ति थी जो भारत में सबसे पहले आई थी। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों पुर्तगाली। दोस्तों आप लोगों को पता है भारत में अंग्रेजों से पहले भी दोस्तों एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था दोस्तों डच, और डच से पहले आए थे पुर्तगाली। तो भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय शक्ति आई थी दोस्तों वो था पुर्तगाली। आपको पता है भारत की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम वैसे तो वास्को डी गामा माना जाता है, जो कि 1498 को आया था। दोस्तों ये वास्को डी गामा वही है दोस्तों जो एक पुर्तगाली था। आधा दोस्तों सबसे पहले जो यूरोपीय शक्ति आई वो थी दोस्तों पुर्तगाली। कौन आई दोस्तों, पुर्तगाली। दोस्तों अक्सर एग्जामों में दोस्तों इनका एक क्रम भी पूछा जाता है कि भारत में आने वाली जो यूरोपीय कंपनियां थी उनका क्रम बताइए। तो दोस्तों हम उनका यहाँ पर क्रम भी ले रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है और आपने अक्सर ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, तो याद कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे दोस्तों, पुर्तगाली भारत में आए, जिसके बाद में दोस्तों डच आए थे। दोस्तों पुर्तगाली 1498 में भारत में आए थे। कब आए थे दोस्तों, 1498 में भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि डच जो थे दोस्तों वो 1595 में भारत आए थे। कब आए थे दोस्तों, 1595 में भारत आए। इसके बाद में आते हैं दोस्तों अंग्रेज। डचों के बाद में कौन आए दोस्तों, अंग्रेज आए, जो कि 1600 ईस्वी को आए थे। कब आए थे दोस्तों, 1600 ईस्वी को। वहीं दोस्तों अंग्रेजों के बाद में हम बात करें दोस्तों तो डेनमार्क आए थे। कौन आए थे, जो डेनिश थे दोस्तों
वो भारत में आए थे, वो आए थे दोस्तों 1616 को। तो आप दोस्तों डेनमार्क को ऐसे याद कर लेना, डबल बार 16 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? डबल बार 16। अंग्रेजों में एक ही बार 16 आएगा, ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों जो फ्रांसीसी थे वो 1664 को भारत में आते हैं दोस्तों। सबसे अंतिम में आते हैं दोस्तों स्वीडन। स्वीडन के जो रहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, ये अक्सर बच्चे इनमें कन्फ्यूजन होता है कि भारत में सबसे बाद में दोस्तों फ्रांसीसी आई। नहीं दोस्तों, फ्रांसीसियों के बाद में भी दोस्तों भारत में एक यूरोपीय कंपनी आई थी, उसका नाम था दोस्तों स्वीडिश, यानी कि स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर था वो पुर्तगाल था दोस्तों, की यूरोपियन शक्ति जो सबसे पहले आई थी भारत में वो थी दोस्तों पुर्तगाली। तो दोस्तों हम यहाँ पर पुर्तगाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेना चाहते हैं जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों की जो भारत की जो खोज थी दोस्तों 1498 में वास्को डिगामा ने की दोस्तों समुद्री मार्ग से। तो दोस्तों ये वास्को डिगामा था दोस्तों जो पुर्तगाल का रहने वाला था, और इसके वहाँ का जो उस समय जो पुर्तगाल का जो शासक था दोस्तों वो था दोस्तों एम्यूनियल प्रथम। कौन था दोस्तों? एम्यूनियल प्रथम। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि उस समय जो वास्को डिगामा आया था उसे किसने भेजा था, यानी कि उस समय पुर्तगाली शासक कौन था? वो था दोस्तों एम्यूनियल प्रथम, उसके दरबारी था ये। तो उसने यहाँ को समुद्री मार्ग के द्वारा भेजा था दोस्तों। जब ये वास्को डिगामा जब भारत आया था तो इसे दोस्तों समुद्र में एक व्यक्ति मिला था उसने, जिसने इसकी मदद की थी भारत का रास्ता खोजने के लिए। उसका नाम था दोस्तों अब्दुल मुनिक। कौन था दोस्तों? अब्दुल मुनिक था, जो कि एक गुजराती व्यापारी था। कौन था दोस्तों? यानी कि हमारा जो गुजरात है दोस्तों वहाँ का एक व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल मुनिक। तो दोस्तों उसने वास्को डिगामा की क्या की थी दोस्तों? सहायता की थी। वहीं दोस्तों हम बात करें जब उसने सहायता कर दी दोस्तों वास्को डिगामा की, तो दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर आया था। कहाँ आया था दोस्तों? पश्चिमी तट पर 1498 में कालीकट यानी कोझिकोड नामक मालाबार तट पर आया था। कालीकट जो वर्तमान में दोस्तों मालाबार तट था उस पर आया था। दोस्तों हम बात करें दोस्तों जब 1498 में आ गया तो यहाँ से थोड़े दिन बाद में वापस चला गया और 1502 में पुनः भारत आया दोस्तों वास्को डिगामा 3 बार भारत आता है। कितनी बार आता है दोस्तों? 3 बार। तो दोस्तों ये 1502 में वापस पुनः भारत आया, और 1502 में जब ये वापस भारत आया तो दोस्तों इससे पहले एक कंपनी की स्थापना करके गया था दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? कोच्चि में। कहाँ पे दोस्तों? कोच्चि में एक कंपनी की स्थापना की थी, उसका नाम है दोस्तों द एस्तोदा द इंडिया। दोस्तों ये जो कंपनी का नाम रखा उसने अपनी कंपनी का, वास्को डिगामा ने, ये कंपनी भी पूछी गई है एग्जाम में कि जो वास्को डिगामा ने जो कंपनी की स्थापना की उस कंपनी का नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों द एस्तोदा द इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिए दोस्तों कि जो पुर्तगालियों ने अपनी जो प्रथम खोटी थी, तो कोटी अलग होती है दोस्तों और कंपनी अलग होती है दोस्तों, इस चीज़ को देख लेना। तो दोस्तों प्रथम कोटी 1503 में दोस्तों कोच्चि में स्थापित करते हैं। कौन दोस्तों? पुर्तगाली। 1503 में कोच्चि में स्थापित की, ठीक है दोस्तों हम अगर वही बात करें दोस्तों कि अब मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था दोस्तों? तीसरी बार। दोस्तों जब ये 1502 में वापस चला गया दोस्तों पुर्तगाल, तो वहाँ से 1524 में पुनः भारत आता है। और दोस्तों जब ये 1524 में पुनः भारत आता है तो उसके 3 साल बाद में दोस्तों तीन बार आया, और उसके 3 साल बाद में यानी कि दोस्तों 1527 में इसकी कोच्चि में ही मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों वर्तमान में कोच्चि में ही दोस्तों इसकी कब्र भी बनी हुई है। एक क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया था दोस्तों कि जो वास्को डिगामा है इसकी जो कब्र है वो कहाँ बनी हुई है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कोच्चि में। जब कोच्चि में मृत्यु हुई तो वहीं इसकी कब्र बना दी गई। तो दोस्तों वास्को डिगामा दोस्तों भारत 3 बार आया, 1498, 1502 और 1524 दोस्तों, ठीक है दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों की जो एम्यूनियल प्रथम था उसने जब वास्को डिगामा को भारत भेजा था, तो इसके बाद में दोस्तों जब यहाँ पर कंपनी की स्थापना हो गई तो दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ गवर्नर भी बनाए गए। पुर्तगालियों ने अपने कुछ गवर्नर बनाए, उनमें दोस्तों प्रथम आता है दोस्तों फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। कौन था दोस्तों? फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा दोस्तों फ्रांसिस दी अल्मोड़ा था दोस्तों, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई थी दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था दोस्तों। ये हमारे जो राजस्थान में जो LDC का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी ये किसने लागू की थी दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों फ्रांसिस दी अल्मोड़ा। कौन दोस्तों? फ्रांसिस दी अल्मोड़ा ने दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति यानी समुद्र के मार्ग के द्वारा नीति इसने शुरू की थी दोस्तों। किसने? फ्रांसिस दी अल्मोड़ा ने। वहीं दोस्तों हमारा जो दूसरा पुर्तगाली जो गवर्नर है उसका नाम है आता है दोस्तों अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्मोड़ा व अल्बुकर्क दोस्तों ऐसे भी याद कर सकता है दोस्तों। सबसे पहले आया, फिर अब्बू आया, फिर अब्बू के बाद में काना आया और काना के बाद में डिसूजा आया। तो दोस्तों
अल्फांसो दी अबुबुर्क, पहले आता है ना दोस्तों, फिर क बाद में आता है, फिर ड बाद में आता है, तो आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो अनार वाला की तरह, क ड अकड़। ठीक है दोस्तों। अल्मोड़ा आया, और जिसके बाद में आता है दोस्तों अल्फांसो दी अबुबुर्क। दोस्तों इसने विवाह की नीति अपनाई थी, यानी कि जब ये भारत आया तो इसने दोस्तों यहाँ की जो हिंदू महिलाएं थी उनसे शादी करने लगा, और उनको शादी करके दोस्तों पुर्तगालियों में कन्वर्ट करने लगा। तो दोस्तों ये तथा याद रखना दोस्तों, इसने जब भारत आया था तो यहाँ पे इसने विधवा विवाह को भी संरक्षण दिया था। एक क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, कि जो विधवा विवाह की जो नीति थी वो किसने शुरू की थी दोस्तों, अल्फांसो दी अबुबुर्क ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जिसके बाद में आता है दोस्तों तीसरा पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम है दोस्तों नीनो दी कूना। तो दोस्तों आया, फिर अबू आया, फिर आएगा दोस्तों क, क्योंकि अभी अनार वाला की तरह क बाद में आता है। तो नीनो दी कुको ने दोस्तों इसने जो अपनी राजधानी थी दोस्तों वो गोवा बना दी थी, क्योंकि पहले राजधानी क्या थी दोस्तों, कोची थी। तो कोची से दोस्तों पुर्तगाल में अपनी राजधानी हटाकर दोस्तों इसने गोवा कर दी थी। किसने दोस्तों, नीनो दी कूना ने। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गोवा में भी दोस्तों छोटा शब्द आता है गोवा, छोटा सा 2 अक्षरों का, और नीनो भी दोस्तों 2 ही शब्दों का नाम है दोस्तों नीनो। तो दोस्तों आप इसको भी याद रख लें दोस्तों कि इसका नाम जब छोटा है तो छोटी ही राजधानी बनाएगा दोस्तों गोवा। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों इसके बाद में जो गवर्नर बनता है उसका नाम है दोस्तों अल्फांसो डिसूजा, अल्फांसो डिसूजा। दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ पर पुर्तगालियों ने एक प्रणाली शुरू की थी, उसका नाम है दोस्तों परमिट प्रणाली। परमिट का मतलब होता है दोस्तों कार्टिज प्रणाली। क्या नाम थी दोस्तों, कार्टिज प्रणाली भी कहते हैं दोस्तों। अभी हाल में जो यूपीएससी का जो इससे पहले का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कार्टिज जो प्रणाली है दोस्तों वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पुर्तगालियों ने परमिट प्रणाली यानी कार्टिज प्रणाली शुरू की थी दोस्तों। ये यूपीएससी में पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। एक बार फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से एक बहुत फैक्ट पूछा गया था कि भारत में जब पुर्तगाली आए थे तो वो अपने साथ में क्या क्या लेकर आए। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो पुर्तगालियों का जो भारत में योगदान रहा तो वो था दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस का दोस्तों। किसका दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की दोस्तों गोवा में सन 1556 को। वहीं दोस्तों ये अपने साथ में तंबाकू, गन्ना, आलू, लाल मिर्च, दोस्तों मिर्च तो भारत की है लेकिन लाल मिर्ची वहाँ से लेकर आए थे, और पपीता भी साथ में लेकर आए थे दोस्तों। तंबाकू, गन्ना, आलू, लाल मिर्च, पपीता ला के आए दोस्तों। इन्होंने बाद में गोथिक जो शैली थी उसका भी प्रारंभ किया। या क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, गोथिक शैली किसकी शैली थी, चित्रकला की किसकी दोस्तों, ये एक भवन निर्माण की शैली थी। और दोस्तों इन्होंने भारत में जहाज निर्माण का कार्य भी किया। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट ग्रेड के 2 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं। आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न आता है वो इस प्रकार है दोस्तों, जो कि फर्स्ट ग्रेड के संस्कृत विभाग का है, हिस्ट्री का पेपर 2018 की वैकेंसी थी और 2020 में हुई थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। इसी तरह की शानदार जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है जो कि हिस्ट्री का है। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था, और दोस्तों याद रखना हम इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत ही शानदार व्याख्या आपको लोगों को देंगे जो आप तो अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाई होगी दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्लासी का युद्ध, दोस्तों आपको लोगों को पता है कि जो प्लासी का युद्ध था दोस्तों कब हुआ था दोस्तों, ये 23 जून 1757 को हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला था दोस्तों, सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था दोस्तों, उसके प्रति कौन वफादार था, यानी कि दोस्तों उसकी मदद किसने की थी, किस सेनापति ने उसकी मदद की थी। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे थे दोस्तों जिसने सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया था दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों मोहनलाल। कौन दोस्तों, मोहनलाल। अगर दोस्तों हम सिराजुद्दौला की बात करें दोस्तों, इसके 4 सेनापति ऐसे थे जिसमें से 2 ने इसका साथ दिया था और 2 ने इसके साथ विश्वासघात किया था। तो दोस्तों इसके साथ जो साथ देने वाले व्यक्ति थे, यानी जो वफादार रहे थे, वो थे दोस्तों मीर मुइनुद्दीन और मोहनलाल। कौन दोस्तों, मीर मुइनुद्दीन और मोहनलाल दोस्तों, इसके दोनों सेनापति जिन्होंने इसका साथ दिया था। और दोस्तों इसका साथ देने वाला एक और व्यक्ति था, उसका नाम है दोस्तों मीर मदान। कौन दोस्तों, मीर मदान। दोस्तों हम गारंटी के साथ कहें दोस्तों इस संबंधित इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों जब 2024 की जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी होने वाली है इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मोहनलाल पूछा गया और मोहनलाल के अलावा 2 अन्य व्यक्तियों ने इसका साथ दिया, मीर मुइनुद्दीन और मीर मदान ने भी दोस्तों, जिसमें से मीर मुइनुद्दीन इसका सेनापति ही था दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके साथ जो विश्वासघात करने वाले व्यक्ति थे, कौन दोस्तों, इसके साथ विश्वासघात करने वाले नंबर 1 व्यक्ति आता है दोस्तों, 2 इसके जो सेनापति थे मीर जाफर और राय दुर्लभ, ये इसके सेनापति जिन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया था। तो दोस्तों एक आता है दोस्तों माणिक चंद, जगत सेठ और अमीर चंद,
ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, जो हमने लिया है यहाँ पर। माणिक चंद, जगत सेठ, अमीर चंद और दोस्तों घसीटी बेगम जो दोस्तों इसकी मौसी थी। कौन दोस्तों? घसीटी बेगम दोस्तों इसकी मौसी थी। और जो मीर जाफर और राय दुर्लभ था इसके सेनापति जिन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया था। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो घसीटी बेगम दोस्तों इसकी मौसी थी जिन्होंने विश्वासघात किया, और मीर जाफर और राय दुर्लभ इसके सेनापति थे जिन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया। और जगत सेठ और अमीर चंद को आप ऐसे भी याद रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम बात करें दोस्तों की जो प्लासी का युद्ध है इसका विवरण के तौर पर हम देखें दोस्तों, ये युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 को हुआ था। लेकिन याद रखना दोस्तों इस समय सिराजुद्दौला की मृत्यु नहीं हुई थी। क्या बात करें दोस्तों कि इस समय दोस्तों सिराजुद्दौला की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद में जब जून का महीना खत्म होता है और जुलाई की शुरुआत होती है, तो दोस्तों 2 जुलाई को दोस्तों जो मीर जाफर जो इसका सेनापति था दोस्तों सिराजुद्दौला का, उसके पुत्र मीरान ने दोस्तों 2 जुलाई 1757 को दोस्तों सिराजुद्दौला को मार दिया था। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया है, जो हमने यहाँ पे तिथि सहित लिया है कि उसमें तिथि भी पूछी गई थी और व्यक्ति भी पूछा गया था कि सिराजुद्दौला की मृत्यु किसने की थी और कब की थी। क्योंकि अक्सर बच्चे प्लासी का युद्ध ही कर देते नहीं दोस्तों, प्लासी के कुछ दिनों बाद में 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला को मारा गया था, जो कि मीर जाफर का पुत्र मीरान था। कौन दोस्तों? मीरान। दोस्तों जब मीरान ने इस सिराजुद्दौला की हत्या की थी तभी दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने एक कथन कहा था, यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा गया था कि दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों जो मीरान था उसको अर्थलेस डॉग कहा था, यानी कि बिना मतलब का कुत्ता। क्या दोस्तों क्या कहा था? अर्थलेस डॉग कहा था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसको दोस्तों? मीरान को। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो हमारी जो बीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें ये पूछा गया था कि जो बंगाल की जनता थी, बंगाल की जनता ने मीर जाफर को किस नाम से कहा था, या क्या नाम कहा था मीर जाफर को? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा था। इसको क्या कहा था दोस्तों? बंगाल की जनता ने मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा था, जबकि रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों जो अब उसकी मीर जाफर का जो पुत्र था उसे अर्थलेस डॉग कहा था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम एक आगे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी की जो एक रचना आती है, हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी जो चलती थी दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया था, कथन दिया गया था। वो कथन हमने यहाँ पर लिया है कि प्लासी के युद्ध के बाद में जो बंगाल के जो कवि थे उनका नाम आता है दोस्तों नयन चंद्र। कौन दोस्तों? नवीन चंद्र। बंगाल का एक कवि था दोस्तों, उनका नाम था दोस्तों नवीन चंद्र। नवीन चंद्र ने प्लासी के युद्ध के बाद में ये कहा कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हो गया है। किसके युद्ध के बाद में दोस्तों? प्लासी के युद्ध के बाद में। किसने कहा था? कवि नरेंद्र चंद्र ने कहा था कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कथन दोस्तों बहुत शानदार है, और ये दोस्तों ये ज़्यादातर यूपीएससी जैसे एग्जामों में आने वाला प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों ये एनसीईआरटी से लिया गया कथन था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो पुरानी एनसीईआरटी चलती थी उसमें एक कथन दिया गया था। दोस्तों हम यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फैक्ट्स भी देना चाहते हैं कि जो सिराजुद्दौला था, आखिर प्लासी का युद्ध होने का कारण यही था दोस्तों कि जो सिराजुद्दौला था उसने करीबन 146 सैनिकों को 20 जून 1756 को दोस्तों, इससे करीबन एक साल पहले, यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था इससे एक साल पहले दोस्तों 20 जून 1756 को उसने 146 अंग्रेज सैनिकों को एक कमरे में बंद कर दिया था। किसने दोस्तों? सिराजुद्दौला ने, जिसमें से कहा जाता है कि 123 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। किसकी दोस्तों? 123 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। अतः इसे दोस्तों काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। दोस्तों ये आपने के सामने आ सकता है कि काल कोठरी की घटना क्या थी। दोस्तों यही काल कोठरी की घटना थी दोस्तों जो सिराजुद्दौला के समय हुई थी। दोस्तों इसे दोस्तों ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं, क्योंकि जो कमरा था दोस्तों वो अंधेरों से भरा हुआ था, यानी कि उसमें गेट नहीं खुला था, तो दोस्तों वो उसमें अंधेरा था, तो यानी कि ब्लैक और होल यानी कि दो कमरा होता है, उसकी घटना कहा जाता है। इसे ब्लैक होल घटना कह दीजिए दोस्तों, या फिर काल कोठरी की घटना कह दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया था, जो हमने यहाँ पर फैक्ट्स के रूप में लिया है। दोस्तों हम बात करें वही दोस्तों, जब इससे बाद में दोस्तों अक्सर बच्चे क्वेश्चन आ जाता है कि रक्तहीन क्रांति क्या थी। तो रक्तहीन क्रांति दोस्तों अक्सर दोस्तों वो विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री पर चले जाते नहीं दोस्तों, भारत में भी एक रक्तहीन क्रांति हुई थी। उसका नाम है दोस्तों कि अंग्रेजों ने 1760 को दोस्तों जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों मीर जाफर को नवाब बनाने का एक षड्यंत्र रचा था। क्या नाम से दोस्तों? मीर जाफर को
नवाब बनाने के लिए दोस्तों एक षड्यंत्र रहता है दोस्तों 1760 को, उसे दोस्तों रक्तहीन क्रांति कहते हैं। दोस्तों बहुत शानदार फैक्ट से दोस्तों, पहले जब ये क्वेश्चन आया था तब मुझे भी नहीं पता था दोस्तों, इससे पहले ये क्वेश्चन तो मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए बताने के लिए कोशिश की है, ताकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरे के पूरे पुराने क्वेश्चन पेपर ही लिए हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन अदरवाइज नहीं लिया है। और एक बार ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो मीर जाफर था वो 2 बार नवाब बना था। कितनी बार दोस्तों? 2 बार नवाब बना था। दोस्तों हम वही बात करें दोस्तों कि जो बंगाल का अंतिम नवाब था, यानी कि जो हमारा जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों वर्तमान का, उस समय जो बंगाल था उसका जो अंतिम नवाब था उसका नाम है दोस्तों मुबारक उद्दौला। कौन दोस्तों? मुबारक उद्दौला दोस्तों बंगाल का अंतिम नवाब था। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना न भूले दोस्तों, और है नहीं बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और शेयर करना तो वीडियो को बिल्कुल भी न भूले, क्योंकि इतनी शानदार जानकारी आपको कोई नहीं देगा, वो भी दोस्तों केवल और केवल पुराने क्वेश्चन पेपरों के आधार पर ही। कितनी शानदार जानकारी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न आता है दोस्तों हिस्ट्री का, जो कि इस प्रकार है कि यहाँ पर कुछ संधियाँ दी गई थी दोस्तों, और उनसे उनको करने वाले जो व्यक्ति थे, उन संधि के साथ हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे, उनको मिलान करना था। तो दोस्तों जो बेसिन की संधि थी दोस्तों ये 1802 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? बेसिन की संधि 1802 को हुई थी दोस्तों, और ये दोस्तों बाजीराव सेकंड के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? बाजीराव सेकंड के समय हुई थी, जो कि अंग्रेजों से की थी दोस्तों। यहाँ पर चारों संधि अंग्रेजों से की थी। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों सुरजी अर्जुन गांव की संधि दोस्तों 1803 को हुई थी। ये दोस्तों सिंधिया ने की थी। किसने की थी दोस्तों? हमारे जो सिंधिया थे उन्होंने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की थी। वहीं दोस्तों देवगांव संधि 1803 में हुई थी दोस्तों, और ये भोसले ने की थी। किसने की थी? भोसले ने। देवगांव की संधि दोस्तों 1803 में भोसले ने की थी। वहीं दोस्तों राजपुर गांठ की संधि 1805 में हुई थी दोस्तों, और ये होलकर के द्वारा की गई थी दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में आप इसे याद कर लीजिए। राजपुर घाट की संधि होलकर, देवगांव की संधि 1803 भोसले, और सुरजन अर्जुन गांव की संधि दोस्तों सिंधिया। ठीक है दोस्तों, और बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों बे पर देखो दोस्तों ब पर ब आता है, तो दोस्तों बाजीराव को ब से भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर एक फैक्ट लेना चाहते हैं जो अक्सर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा ही जा रहा है दोस्तों, कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे दोस्तों अंग्रेजों के बीच में, और जो मैसूर के जो युद्ध हुए थे दोस्तों, वो 4 युद्ध होते हैं दोस्तों। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने होते हैं दोस्तों? 4। वो दोस्तों किस समय हुए थे, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे, अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे, और उनसे दोस्तों जो संधियाँ की थी उनका नाम क्या था? तो दोस्तों एक बार यही पूछा गया था, तो दोस्तों हमने यहाँ पर उसका अभी लिया है फैक्ट्स रो में, इसका विवरण समझ लीजिए। अभी क्वेश्चन का आने वाले एग्जामों में दोस्तों ये रिपीट जरूर होगा दोस्तों। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से 1769 में हुआ था, और उस समय जो गवर्नर जनरल था दोस्तों उसका नाम है दोस्तों हैरी वेरेलस्ट दोस्तों। ये अक्सर पूछा जाता है, जिसने दोस्तों मद्रास की संधि की थी। किसकी थी दोस्तों? मद्रास की संधि। वहीं दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1780 से 1884 को हुआ था। लॉर्ड हैंगिस्टन के समय हुआ था, हेस्टिंग्स के समय। ठीक है दोस्तों, और इसने दोस्तों मंगलौर की संधि की थी। किसकी दोस्तों? मंगलौर की संधि की थी। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दोस्तों ये 1790 से 1792 के मध्य होता है, और इसमें गवर्नर जनरल आता है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आता है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने दोस्तों रंगपट्टनम की संधि की थी। किसने दोस्तों? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय दोस्तों रंगपट्टनम की संधि हुई थी। ये भी याद रखना दोस्तों। प्रथम संधि दोस्तों मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और रंगपट्टनम की संधियाँ। ये संधियाँ भी पूछी जा सकती है आपसे दोस्तों, कि मैसूर युद्ध के समय कौन कौन सी संधियाँ हुई थी, उनका क्रम बताइए दोस्तों। अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दोस्तों 1799 को। उस समय जो गवर्नर जनरल था अंग्रेज, उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड वेलेंजली। कौन दोस्तों? लॉर्ड वेलेंजली, और उसने दोस्तों मैसूर पर कब्जा कर लिया था। किस पर दोस्तों? मैसूर पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ये 4 संधियाँ हो गई दोस्तों, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और रंगपट्टनम की संधि। ठीक है दोस्तों, इनके गवर्नर जनरल भी आप याद कर लीजिए दोस्तों। हैरी वेरेलस्ट आएगा, फिर दोस्तों लॉर्ड हैंगिस्टन आएगा, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा, और फिर दोस्तों लॉर्ड वेलेंजली आएगा दोस्तों। सबसे पहले वी आएगा, अंत में भी वी आएगा। ठीक है दोस्तों, वेरेलस्ट और वेलेंजली। दोस्तों अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें, और है नहीं बात को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पुराने क्वेश्चन की पेपर है दोस्तों, बहुत शानदार, अक्सर एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा
फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का जो ये पेपर था दोस्तों, जो 2018 की वैकेंसी थी, 2020 में ये पेपर होता। इसका हिस्ट्री का 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि प्रथम राज्य दोस्तों ये वर्तमान आधुनिक काल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे शुरुआत में, कि प्रथम राज्य जिसने दोस्तों सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी। यानी कि दोस्तों पहला राज्य कौन सा था दोस्तों जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में दोस्तों जो सहायक संधि थी वो की थी। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो सहायक संधि है इसका जो जनक माना जाता है वो दोस्तों लॉर्ड वेलेंजली को ही माना जाता है, जिसने दोस्तों जिसके सामने दोस्तों चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 को, क्योंकि दोस्तों इसका कार्यकाल 1798 से 1805 आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों हैदराबाद। क्या उत्तर होगा दोस्तों? हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों प्रथम राज्य था जिसने सहायक संधि की थी अंग्रेजों से। और इससे दोस्तों कब कब की थी दोस्तों, यह भी याद रखना दोस्तों, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि हैदराबाद ने कितनी बार सहायक संधियां की थी। इसका उत्तर होगा दोस्तों 2 बार। हैदराबाद एक मात्र ऐसी रियासत थी दोस्तों जिसने 2 बार सहायक संधियां की थी अंग्रेजों से। एक बार दोस्तों 1798 में और एक बार दोस्तों 1800 ईस्वी को, यानी कि दूसरी बार। तो दोस्तों 2 साल का गैप आया, अतः दोस्तों इसने 2 बार संधियां की। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी याद कर सकते हो आप इसको। 1798 में सर्वप्रथम करता है और इसके 2 साल के बाद में दोस्तों यानी कि 1800 ईस्वी में दोस्तों पुनः हैदराबाद संधि करता है। दोस्तों आप लोगों को पता है सहायक संधि का जो जनक है दोस्तों वो लॉर्ड वेलेंजली को माना जाता है। किसको दोस्तों? लॉर्ड वेलेंजली, जिसने दोस्तों 1798 से सन 1805 तक सहायक संधियां की थी भारत में। ठीक है दोस्तों दूसरी रियासत थी दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों मैसूर। मैसूर ने दोस्तों 1799 में, कब दोस्तों? 1799 में सहायक संधि की थी। जिसके बाद में आता है दोस्तों तंजौर। कौन दोस्तों? तंजौर। तो जो तंजौर ने भी 1799 में की, लेकिन चौथा वापिस वही आ जाता है दोस्तों, कौन? हैदराबाद, जिसने सन 1800 में की थी। ठीक है दोस्तों इसके बाद हम कुछ 4 रियासतें ऐसी थी जिनका भी एक बार एग्जाम में रिपीट आया था कि सन 1801, 1802, 1803, 1804 में किन किन ने संधि की थी। तो दोस्तों 1801 में संधि करता है दोस्तों अवध। दोस्तों इस अवध वाले को हम दोस्तों इससे पहले के वाले फर्स्ट ग्रेड में भी आप लोगों को बता चुके थे कि अवध ने सन 1801 में संधि की थी, अतः दोस्तों इसे सन 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। वहीं दोस्तों पेशवा ने सन 1802 में, भोसले ने दोस्तों सन 1803 में और सिंधिया ने दोस्तों 1804 में भी सहायक संधि की थी। दोस्तों अब अगर हम दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने सहायक संधि की थी। दोस्तों पहली आती है दोस्तों भरतपुर। कौन दोस्तों? भरतपुर। दूसरी आती है दोस्तों अलवर। तीसरी आती है दोस्तों जयपुर। भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर दोस्तों ये राजस्थान की रियासतें थी जिन्होंने सहायक संधियां की थी। ठीक है दोस्तों हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 6वां क्वेश्चन आता है हिस्ट्री का, कि निम्न राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम बताइए। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अब तक का शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये आने वाले एग्जामों में आएगा ही आएगा दोस्तों। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हो तो बताइए दोस्तों, अगर नहीं पढ़ा तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना न भूले दोस्तों, और इसका उत्तर जरूर देखना न भूले, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों का जो ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ उसका सही क्रम बताना है। दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों सिंध। कौन दोस्तों? सिंध। दोस्तों इसे सन 1845 में सिंध को, जो वर्तमान में दोस्तों हमारे प्रांत, हमारा जो पाकिस्तान है उसमें पड़ता है दोस्तों सिंध, वहाँ के जो उसको दोस्तों 1845 में शामिल किया गया था ब्रिटेन में। वहीं दोस्तों जो पंजाब प्रांत था दोस्तों इसे ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में शामिल किया गया था, जिसके बाद में दोस्तों बर्मा को शामिल किया गया था। दोस्तों सबसे पहले सिंध, फिर पंजाब और फिर बर्मा। तो दोस्तों आप इसको दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ भी याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पश्चिम में सिंध पड़ता है, मध्य में पंजाब पड़ता है और पूर्व में दोस्तों बर्मा पड़ता है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि किस गवर्नर जनरल ने दोस्तों दास प्रथा का उन्मूलन किया था। कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों। जो दास बनाए जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पहले जमींदारी की व्यवस्था चलती थी और जमींदार द्वारा दोस्तों दास रखे जाते थे। दोस्तों दास जो प्रथा थी उसका उन्मूलन करने वाला जो व्यक्ति था उसका दोस्तों वही दोस्तों जिसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, उसका नाम है दोस्तों विलियम बेंटिंग। कौन दोस्तों? विलियम बेंटिंग। दोस्तों ये विलियम बेंटिंग वही है जिसके तहत दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों
1833 के एक्ट के द्वारा दोस्तों विलियम बेंटिंक को दोस्तों, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिंक दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, जिसे दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। देखो दोस्तों, पहले तो ये एक सिर्फ केवल सिर्फ बंगाल का ही था, यानी कि एक राज्य का गवर्नर जनरल था, लेकिन इसे सन 1833 के एक्ट के द्वारा पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। किसे दोस्तों? विलियम बेंटिंक को। तो अक्सर बच्चे इनमें कन्फ्यूजन हो जाते तो वो याद कर लीजिए दोस्तों, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, अतः दोस्तों इसे 1833 के एक्ट के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। किसको दोस्तों? विलियम बेंटिंक को। दोस्तों विलियम बेंटिंक ने बहुत सारी प्रथाओं का उन्मूलन किया था, जिसमें नंबर 1 आती है दोस्तों सती प्रथा। दोस्तों सती प्रथा का जो एक्ट था वो सन 1829 का था। कब दोस्तों? सन 1829 का था। वहीं दोस्तों जो ठगी प्रथा थी, ठगी प्रथा का जो इसने उन्मूलन किया वो थी दोस्तों सन 1830, और दास प्रथा दोस्तों सन 1832। तो दोस्तों याद कर लेना दोस्तों, ठगी प्रथा का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, वो जरूर आएगा। तो दोस्तों ठगी प्रथा सन 1830 और दास प्रथा सन 1832 में इसने उन्मूलन किया। ठीक है दोस्तों, फिर देख लीजिए सती प्रथा सन 1829, ठगी प्रथा 1830 और दास प्रथा 1832। कौन दोस्तों? विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। क्वेश्चन है दोस्तों कि संबलपुर राज्य, कौन दोस्तों? संबलपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? दोस्तों हम इससे वाले जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था दोस्तों, उसमें इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है। तो हमने दोस्तों बताया था कि यहाँ पर आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो दोस्तों आप इससे पहले वाले भी वीडियो जाकर देखें, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन है उन्हीं वीडियो से आए हैं। तो दोस्तों हमने इससे वाले बता चुके थे दोस्तों कि जो संबलपुर राज्य था वो 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। और किसने मिलाया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों जो हमारे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसके तहत इसको मिलाया था। ठीक है दोस्तों, और संबलपुर और जैतपुर दोनों को एक साथ ही मिलाया था दोस्तों 1849 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आया दोस्तों, ये एक राजनीतिक विज्ञान से समझ लीजिए, यह भारत का जो भविष्य है उससे समझ लीजिए कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी मतलब राजस्थान जो प्री परीक्षा हुई थी आरएस प्री परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। आप लोगों को पता हो तो दोस्तों उस समय 2018 की वैकेंसी थी वो। तो दोस्तों कैबिनेट के जो मिशन के जो सदस्य थे दोस्तों, नंबर 1 आते दोस्तों स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो इसकी दोस्तों अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन दोस्तों? स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। दूसरे थे दोस्तों पैथिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे। कौन थे दोस्तों? भारत सचिव। वहीं एवी एलेक्जेंडर, जो कि नौसेना का मंत्री था। कौन? नौसेना का मंत्री एवी एलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, पैथिक लॉरेंस दोस्तों की जो भारत सचिव था, और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष था। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों, ये मार्च सन 1916 को भारत में आया था। कब आया था दोस्तों? मार्च सन 1916 को भारत में आया था। और ये दोस्तों ये 3 सदस्यीय आयोग था। दोस्तों हमने 3 सदस्य आप लोगों को बता दिए, 3 सदस्यीय आयोग था। मार्च सन 1946 को आया था दोस्तों। और दोस्तों याद रखना, इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। तो दोस्तों पैथिक लॉरेंस कौन थे दोस्तों? ये भारत सचिव थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। एवी एलेक्जेंडर दोस्तों नौसेना का मंत्री हुआ करता था। और जो स्टैफोर्ड जो क्रिप्स था दोस्तों ये अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ये भी एक बार एग्जामों में पूछा गया है कि इनका किस पद से इन स्थान पड़ता है। दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि जब कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे दोस्तों। ये दोस्तों हमने यहाँ पर विवरण के तौर पर लिया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों क्लीमेंट एटली। कौन दोस्तों? क्लीमेंट एटली था उस समय दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री सन 1946 के समय। ठीक है दोस्तों अभी तक आपने हिंदी भारत को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पूरा पता है दोस्तों पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। इसमें भी देखो कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो हमने इससे वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए हैं दोस्तों। संबलपुर दोस्तों वाला क्वेश्चन दोस्तों, गवर्नर जनरल वाला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो कि 10वां क्वेश्चन आता है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का, जो कि संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था हिस्ट्री का दोस्तों, जिसमें 150 प्रश्न थे दोस्तों। 150 में से ये हमारा 10वां
क्वेश्चन है कि संविधान सभा, क्वेश्चन है कि संविधान सभा में दोस्तों मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे दोस्तों। यानी कि जब दोस्तों आप लोगों को पता है हमारा जो संविधान बना था उसके लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी, और संविधान सभा में दोस्तों कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियां थी। उसमें से दोस्तों मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे दोस्तों संविधान सभा में। तो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2018 की वैकेंसी में। इसका उत्तर होगा दोस्तों 73 सदस्य। कितने दोस्तों? 73 सदस्य दोस्तों मुस्लिम लीग के थे। दोस्तों हम यहाँ पर आपको विवरण के तौर पर दे देते हैं कि जो संविधान सभा थी इसमें कुल 296 व्यक्ति थे। कितने थे दोस्तों? 296 व्यक्ति थे, जिनमें से 208 व्यक्ति दोस्तों कांग्रेस के थे। कितने थे दोस्तों? 208 व्यक्ति कांग्रेस के थे, और 273 सदस्य दोस्तों मुस्लिम लीग के थे। कितने सदस्य दोस्तों? मुस्लिम लीग के थे 73। क्वेश्चन दोस्तों कांग्रेस वाला भी पूछा ही जाएगा अभी न कहीं। और दोस्तों 15 सदस्य दोस्तों अन्य व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन दोस्तों देखो, देख लिए हमने दोस्तों जो पहले वाले वीडियो उनमें बताया था दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन वही आ गया है दोस्तों आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आप पुराने वीडियो जाकर जरूर देखें दोस्तों, आपको इससे बहुत सारा फायदा होने वाला है आने वाले क्वेश्चनों में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आया गया, पूछा गया था दोस्तों लोक निर्माण विभाग, दोस्तों लोक यानी दोस्तों सार्वजनिक जो निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने सन 1854 में की थी। कब की थी दोस्तों? और दोस्तों डलहौजी वही है दोस्तों जिसने दोस्तों कुशासन की नीति, यहाँ पर दोस्तों गोद निषेध नीति लाए थे। कौन? डलहौजी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम पहले बता गए, तो पुराने वीडियो जाकर जरूर देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि दोस्तों कि संविधान में सन 1949 में क्या क्या शामिल था। दोस्तों जब हमारा संविधान जब लागू किया गया था दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 को, तब दोस्तों इसमें क्या क्या शामिल था। दोस्तों एक नंबर एक आता है दोस्तों संघीय ढांचा भी इसमें शामिल था। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में शामिल थे। किसमें दोस्तों? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व भी शामिल थे। और दोस्तों न्यायालय की जो सर्वोच्चता है वो भी हमारे संविधान में शामिल थी, न्यायालय की सर्वोच्चता। लेकिन जो चौथा ऑप्शन था दोस्तों वो क्या शामिल नहीं था दोस्तों, हमने उसको भी लिया है दोस्तों। तो हमारे संविधान में उस समय दोस्तों नागरिक कर्तव्य यानी कि जो मूल कर्तव्य थे वो शामिल नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों जो हमारे मूल कर्तव्य हैं दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। तो दोस्तों आप इनको याद कर लेना। सन 1949 में क्या शामिल नहीं था? मूल कर्तव्य, क्योंकि मूल कर्तव्य दोस्तों 42वां संविधान संशोधन सन 1946 में सरदार सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था, जो वर्तमान में कुल 11 कर्तव्य थे और तात्कालिक 10 थे। दोस्तों क्वेश्चन हमने जस्ट अभी बताया था आप लोगों को जो नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन अगला वही है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों भाग 4। कौन सा दोस्तों? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत शानदार क्वेश्चन लिया गया है कि अशोक सम्राट से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों कि दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार, दोस्तों आप ग्रंथ भी जरूर याद कीजिए और किसके बारे में था वो भी जरूर याद कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं कि दिव्यावदान नामक ग्रंथ के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किसके उपदेश से प्रभावित होकर उसने दोस्तों अशोक ने, जो हमारा जो सम्राट अशोक था दोस्तों जिसने शिलालेख खुदवाए थे दोस्तों, वही दोस्तों उसने जब दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो किसके उपदेशों से प्रभावित हुआ था दोस्तों अशोक। उसका उत्तर होगा दोस्तों बाल पंडित। कौन दोस्तों? बाल पंडित। तो एक बार क्वेश्चन को फिर गौर से पढ़िए दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है और आने वाले एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा, क्योंकि इतना शानदार प्रश्न तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड ही पूछ सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आरपीएससी। तो दिव्यावदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? बाल पंडित के कहने पर दोस्तों। किसके कहने पर दोस्तों? बाल पंडित के कहने पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने अभी आप लोगों को बताया कि सम्राट अशोक से ही शिलालेख शुरुआत की थी, और क्वेश्चन पूछना वही आ गया है कि जो रोमन देय अभिलेख था दोस्तों इसमें दोस्तों कर मुक्ति की चर्चा है। और दोस्तों जो कर जो लिया जाता था वो भू राजस्व का 1/8 लिया जाता था। कितना लिया जाता? 1/8 लिया जाता। यानी कि जो रोमनदेही अभिलेख का जो विषय हुआ दोस्तों वो आर्थिक होगा। कैसा हुआ? आर्थिक। और दोस्तों रोमनदेही अभिलेख से दोस्तों लुम्बिनी गांव का भी उल्लेख मिलता है। जो लुम्बिनी गांव जो नेपाल में दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म स्थान। ठीक है दोस्तों। वहीं जो कंधार अभिलेख है दोस्तों ये अरेमाई की लिपि में लिखा गया था। कितना शानदार फैक्ट है दोस्तों कि जो कंधार अभिलेख है वो अरेमाई का लिपि में है। सारनाथ लेख दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म का संबंध का संरक्षण प्रदान करता है।
जो सारनाथ जो लेक है दोस्तों वह अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में है। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों जो 8वां शिलालेख है दोस्तों ये बोध गया की संबोधि यात्रा के बारे में चर्चा करता है। यानी कि जो बोध गया की जो यात्रा है दोस्तों, बोध गया की संबोधि यात्रा का चर्चा उल्लेख इसमें दोस्तों 8वां शिलालेख में दोस्तों। और दोस्तों 8वां शिलालेख की दोस्तों आकेट के बंद की चर्चा भी करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, कितना शानदार प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिए। आने वाले दिनों में दोस्तों क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कितना शानदार है दोस्तों। हम अगर यहाँ पर दोस्तों अशोक के अभिलेखों को देखें दोस्तों तो अशोक का जो 9वां अभिलेख है दोस्तों ये सारहीन मंगल कार्य पर रोक लगाता है। यानी कि ऐसा दोस्तों मंगल कार्य जिसका कोई मतलब ही नहीं है उस पर रोक लगाने की चर्चा किसमें की गई है दोस्तों, 9वां शिलालेख में। लेकिन यह भी याद रखना दोस्तों इसी शिलालेख में दोस्तों धम्म मंगलाचार्य का आरंभ भी किया गया है दोस्तों। एक पर रोक लगाई गई है और एक को शुरुआत किया गया है। यानी कि सारहीन मंगलाचार्य पर रोक लगाई गई और धम्म मंगलाचार्य का आरंभ किया गया किसमें, 9वां शिलालेख में। वहीं दोस्तों जो 10वां शिलालेख है इसमें धम्म की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। यानी कि जो धर्म की जो श्रेष्ठता है उस पर बल दिया गया है किसमें दोस्तों, 10वां शिलालेख में। कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों कि जब धर्म की श्रेष्ठता पर बल 10वां शिलालेख। यानी कि जो अशोक का जो 11वां शिलालेख है दोस्तों ये धम्म दान की चर्चा करता है। धम्म दान यानी कि धम्म का दान करना चाहिए दोस्तों। धम्म दान में क्या आएगा, जैसे कि दोस्तों आदर, क्या आएगा दोस्तों, आदर और सेवा। यानी कि सेवा, मनुष्यों को सेवा करनी चाहिए, किसी का आदर करना चाहिए, इसकी चर्चा थी दोस्तों 11वां शिलालेख में। यानी कि धम्म दान और धर्म की श्रेष्ठता 10वां शिलालेख दोस्तों। अशोक का जो 12वां शिलालेख था दोस्तों ये धार्मिक सहिष्णुता की बात भी करता है। कितना शानदार पेक्ष है दोस्तों, याद कर लीजिए दोस्तों, धार्मिक सहिष्णुता 12वां शिलालेख। तो दोस्तों अभी तक आपने इन बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है पुराने प्रश्न अधिकतर एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। ये हमारा सिर्फ ये संस्कृत विभाग का दोस्तों ये पार्ट 1 ही था। इसके बाद में पूरे 4 पार्ट और आने वाले दोस्तों, उनको जरूर देखना न भूलें।